नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड की और बुंदेलखंड के राजनीतिक माहौल की। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की कुल 26 सीटों में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 10 पर कांग्रेस, 1 पर सपा और 1 पर बसपा विजयी हुई थी। हमारे साथ हैं बुंदेलखंड की राजनीतिक जानकारी रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। हम देवदत्त दुबे जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में रूठने और मनाने का भी दौर चल रहा है। अब बुंदेलखंड कहां खड़ा हुआ है, क्या स्थिति बनेगी, 2023 में बुंदेलखंड किसके साथ रहेगा? आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदत्त जी। नमस्कार। क्या लगता है आपको 26 में से इस बार भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? देखिए, बुंदेलखंड का जरा मिजाज अलग है। बुंदेलखंड के मिजाज को समझने के लिए आप ज्वाला प्रसाद जोशी की वो कविता याद करिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जन्म जन्म के हम हैं बागी, लिखी बगावत भाग हमारे, ऐसे ही कुछ पड़े सितारे, जेलों में ही कटे हमारे दिन सारे। तो आप ये देखेंगे कि बुंदेलखंड में पहले जो परिदृश्य रहता है चुनाव के समय, वो खासकर प्रत्याशी घोषित होने के समय फिर परिदृश्य बनता है, क्योंकि वहाँ किसका अहम टकरा रहा है, किसकी इज्जत जा रही है। बहुत एक तरह से जो कहते हैं ना बुंदेली पानी, वो जो अहम टकराता है तो समीकरण बिगड़ जाते हैं। आप परिणामों को देखें तो आप आश्चर्यचकित मानेंगे कई बार कि जाति की बात आज देश में, प्रदेश में जातियों की बात हर दल उठा रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड में आप देखेंगे तो रत्नेश सालोमन जबीरा विधानसभा से ईसाई होने के बाद 100 वोट, 150 वोट ईसाई की, और वो आदिवासी और लोधी बाहुल इलाका, वहाँ से वो जीते रहे। भानु राणा देवरी से जीते, उनकी खुद की वोट नहीं थी नेपाली समाज की, वहाँ यादव, लोधी, ब्राह्मण बहुत संख्या में है। नारायण प्रजापति बंडा से जीते, जहाँ अब मैं कहता हूँ कि कोई जाति नहीं उनकी प्रजापति की, केवल लोधी और यादव बाहुल इलाका। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। आप उपचुनाव में देखें, टंडन जीते, जो लोधी बाहुल सीट दमोह से टंडन जीते। तो आप जातियों का समीकरण नहीं बैठा सकते पहले से। आप बहुत सारे समीकरण जो हैं उनके एंड टाइम पे होते। प्रत्याशी घोषित करने में जो आप बाजी मान लेगा वो मुझे लगता है कि अच्छे करेगा, लेकिन इस समय बहुत पानी बह गया 2018 के बाद। आप देखें कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता थे, अरुणोदय चौबे घर बैठे हैं, गोविंद राजपूत भाजपा में चले गए, विजेंद्र राठौर कोरोना के कारण इस दुनिया ही से चले गए। तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे, ब्रज बिहारी पटेल भी अभी भाजपा में शामिल हो गए। तो बहुत सारे कांग्रेस के नेता चले गए, और भाजपा में जो जयंत मलैया थे उनको हाशिए पर डले हैं लेकिन पार्टी उनके बारे में समझ चुकी है, और उनके जन्मदिन के अवसर पर कैलाश विजयवर्गीय से लेकर सभी नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री, सब ने उनकी जो तारीफ की, और एक तरह से वहाँ के लोग अब आशान्वित हैं कि शायद मलैया उनके बेटे फिर राजनीति में आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा समीकरण। पिछले चुनाव में एन वक्त पे कांग्रेस ने जो लोधी टिकट दिए बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा, दमोह में, बड़ा मलहरा में और देवरी में ठाकुर, उसका फायदा भी हुआ था कांग्रेस को फायदा भी हुआ, लेकिन बीजेपी समझ गई और उसने 2 लोधी विधायकों को तोड़ दिया, भाजपा में शामिल कर लिया। एक में हालांकि दमोह में नुकसान हो गया। तो ये जो समीकरण है, आप देखें उमा भारती एक अलग फैक्टर है कि वो उस समय किस मनोभाव से चुनाव प्रचार में कूदती हैं। अभी जो पन्ना की हैं कुसुम मेहदेले जी, जिज्जी, वो बीच बीच में कुछ बगावती बयान देते। तो अभी संभालना है वहाँ यादव, लोधी, ये समीकरण बनाना, और वहाँ जो सर्वमान्य नेता है उनको महत्व देना पड़ेगा, जो अच्छी समझ रखते हैं बुंदेलखंड की राजनीति। हम सबसे पहले सागर आते हैं। सागर में जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी सागर की राजनीति को लेकर काफी चिंतित है। भोपाल में मीटिंगों पे कई दौर हो चुके हैं, लेकिन सागर में ये जो कंट्रोल होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। भूपेंद्र सिंह जी के खिलाफ लोकायुक्त जांच शुरू हो चुकी है। अब सुना जा रहा है कि गोविंद राजपूत के खिलाफ भी कोई शिकायतें हैं। वहाँ गोविंद राजपूत और भूपेंद्र का जो गुट है वो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई, आर पार की लड़ाई के मूल में दिख रहा है। गोपाल भार्गव और वहाँ के जिला अध्यक्ष गौरव सरोटिया जी कहीं ना कहीं गोविंद राजपूत के साथ खड़े हुए हैं। शैलेंद्र जैन भी उनके साथ चले गए, प्रदीप लारिया जी जो विधायक हैं वो उनके साथ चले गए। तो सागर की जो लड़ाई है उससे भारतीय जनता पार्टी का कितना नुकसान आप देख रहे हैं? देखिए, गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह ठाकुर की अदावत पुरानी है।
दोनों सुर्खी से विधानसभा का चुनाव 2 बार लड़े, एक बार भूपेन जीते, एक बार गोविंद जीते, फिर भूपेन खुरई चले गए। लेकिन अभी जो आप देखें समीकरण बनेंगे, 3 मंत्री हैं सागर के, तो 2 ठाकुर मंत्री हैं। भविष्य में क्या होगा, इस कारण भी एक दूसरे के प्रति वो है। और अब वो थोड़ी सी सतही आ गई है, जो पहले अंदरूनी थी अब वो सतह पे आ गई है। और एक होता है कि जो सत्ता के करीब होता है, जैसे मुख्यमंत्री से निकट भूपेन सिंह मंत्री थे, तो उनकी वहाँ जो रुतबा चल रहा है प्रशासन में सब जगह, तो उसके कारण जो अन्य विधायक मंत्री हैं वो सब एक तरह से इकट्ठे हो नहीं, तो गए। ये लड़ाई बढ़ेगी, कब होगी, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? देखिए, एक सवाल और है दुबे जी, हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी विवाद होता था तो पार्टी के सीनियर नेताओं को प्रवास पर भेजा जाता था। वो किसी न किसी कार्यकर्ता के घर रुकते थे, भोजन करते थे, सभी लोगों को एक साथ बिठाते थे और एका कराने के, जब तक उनको विश्वास नहीं हो जाए कि सब एक हो गए तब तक वो वहां प्रवास करते थे। लेकिन ये जो सागर की लड़ाई है वो पिछले लंबे समय से सड़क पर है। आपने सुना कोई बड़ा नेता सागर पहुंचा हो और उसने सबको बिठाने की कोशिश की हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले जो संगठन मंत्री हुआ करते थे वो तो इतनी लड़ाई बढ़ने भी नहीं देते थे। थोड़ा भी किसी का बयान आया है, किसी के समर्थक ने मान लो विज्ञापन में किसी की फोटो की उपेक्षा की, तो वो कहते थे ऐसा क्यों कर रहे हो, सब सामूहिक रहना है, और समझाइश देते थे। लेकिन आपने देखा होगा संगठन मंत्रियों के भी रवैये बदल गए, वो थोड़े से वैसे हो गए, हाई फाई हो गए, सत्ता का असर उन पर भी दिखा। तो अब जो निचले स्तर पर जो समझाइश होती थी, पहले वरिष्ठ नेता जाते थे, संगठन में जो पीढ़ी परिवर्तन का दौर हुआ उसका भी असर हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और लगातार जो सत्ता में रहने की चीज़ें आ जाती हैं, जो कांग्रेस में आई थी कई सालों बाद, वो बीजेपी में 20 साल बाद आना शुरू हो गई। तो ये सत्ता का भी असर है कि जिसके कारण टकराता अहम बिगड़ती भूपेन सिंह जी के एक रिश्तेदार हैं राजकुमार धनोरा, सुना है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। एक और राजेंद्र मोकलपुर, उनका भी बारे में बड़ी चर्चा है क्योंकि इस समय तो वो मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष भी हैं और अभी से चर्चा है। हमने उनका एक फोटो भी देखा था अजय सिंह जी के साथ। क्या सूचना है आपके पास, क्या ये लोग कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं इस बार? देखिए, आप कई बार डायरी में भी लिखते हैं और चीज़ें हो जाती हैं। ये आप देखिए कि अब दल बदल कोई मुद्दा मचा नहीं राजनीति में, दोनों पार्टी एक जैसी है, सब जगह अब दल बदल कोई इशू वैसा संकोच जैसे हुआ करता था, कौन कब कहाँ चला जाए। बुंदेलखंड में ही आप देख लें, रामकृष्ण कुसमरिया कितने भगवाधारी थे, कितने बार सांसद विधायक मंत्री रहे बीजेपी से, वो चले गए थे। तो आप इसको अब कोई मुद्दा नहीं है। अभी कितने सारे कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ गए, तो किसी के बारे में कोई कहीं भी जा सकता है। पिछले उपचुनाव में भी ये चर्चाएं थी, लेकिन तब उनको मनाया गया था, बिठाया गया था कि आप रुकिए, आपको एडजस्ट किया जाएगा। उनको खनिज निगम विकास का उपाध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र मोकलपुर को। वो सुर्खी से एक बार गोविंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ भी चुके हैं, तब वो भाजपा से लड़े थे, गोविंद कांग्रेस से लड़े थे। लेकिन अभी भी जिस तरह से राजकुमार धनोरा तैयारी कर रहे हैं, मोकलपुर ने सक्रियता बढ़ाई है विधानसभा क्षेत्र में। अब ये पार्टी कितना समझा पाती है, कितना रोक पाती है, इसके लिए तो अभी बहुत थोड़ा समय है, जब तक आचार संहिता। अच्छा, दमोह में क्या देख रहे हैं आप? दमोह में क्या मलैया जी का पुनर्वास होगा? क्या उनको वो सम्मान जो पहले मिलता था मिलेगा या केवल एक फॉर्मेलिटी हो रही है उनको लेकर? नहीं, देखिए, जिस तरह से मलैया के प्रति लोगों की सिंपैथी है, उनके संबंध है, वो पार्टी ने भी देख लिए कि उनकी उपेक्षा करने के कारण पार्टी चुनाव हार गई। और फिर जब उनको नोटिस दिया उनके बेटे को उपचुनाव के बाद, तो वहाँ बहुत नुकसान हुआ, नगर पालिका में भी, जनपदों में, और जमीनी स्तर पर जो पार्टी एक फीडबैक लेती है उसमें समझ में आ गया कि बहुत नुकसान है। और यही कारण था कि जब उनका 75वां जन्मदिन मनाया गया तो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री गोपाल भार्गव और विधायक भी थे, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, और कैलाश विजय ने तो एक तरह से उनको सॉरी भी बोला इस सब के लिए। तो मुझे लगता है पार्टी अब समझ गई है और उनको की उपयोगिता तो चुनाव में बढ़ानी पड़ेगी। एक और सवाल है कि टीकमगढ़ में जो राकेश गिरी जी हैं उनका भी भारी विरोध है। इधर हम देखते हैं छतरपुर में भी आरडी प्रजापति, बेशक उनके बेटे विधायक हैं, लेकिन उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगे बढ़े तो पन्ना में जिज्जी मोर्चा खोल के बैठी हुई है कुसुम मेदले जी। तो इन तमाम सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? देखिए, कई बार चीज़ें इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि उसमें जड़ता आ जाती, फिर कोशिशें भी जैसे हो ना, रहीमन धागा प्रेम का मत दइयो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये हो रहा है वहाँ पर कि देरी हो रही है हर क्षेत्र में, और उसके कारण ये जो संबंध बिगड़ रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसके लिए पार्टी नेता, शीर्षस्थ नेतृत्व को जिम्मेदार वही रहेगा। आप यदि जीत के, यश के
जिम्मेदार हैं, तो अपयश के भी आप ही जिम्मेदार होंगे। वो तो पार्टी नेतृत्व के खाते में जाएगा कि आप लेकिन समय दुबे जी, आपका कहना है कि कांग्रेस में नेतृत्व की बहुत कमी है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना नया नेतृत्व गठन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में निर्भर हो गई है? वो भारतीय जनता पार्टी से ही लोगों को लाना चाहती है, क्योंकि अब जो बुंदेलखंड के नेता हुआ करते थे कांग्रेस के पास, मुकेश नाइक जी का बहुत बड़ा आधार नहीं है, राजा पटिया जी के पास आधार नहीं है, ब्रजेंद्र राठौर जी का निधन हो गया, आप जानते हैं चौबे जी के बारे में आपने बताया, अरुणोदय चौबे, उनका अब कहीं कोई दूर दूर तक नाम लेने वाला नहीं है। तो यदि कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, तो क्या कांग्रेस नया नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के अंदर से लाएगी? देखिए, पार्टी दोनों स्तर पर प्रयास कर रही है। जो अंदरूनी खबरें हैं कि कुछ जो जहां दिग्गज नेता हैं भाजपा के, वहां भाजपा ही के किसी बड़े नेता हो, क्योंकि आप 20 सालों में आप ये तो समझ ही रहे होंगे कि पावर और पैसा तो भाजपाइयों के पास है। इतने सालों में कांग्रेसी तो कमजोर पड़ गए, जनाधार और धनाधार, और सब राजनीति में तो अब पैसा बहुत बड़ा फैक्टर भी हो गया, दम बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। अब आप सोच सकते हैं कोई ईमानदार आदमी चुनाव लड़ सकता है क्या? मुश्किल है। कोई गरीब आदमी चुनाव लड़ सकता है? कोई कमजोर आदमी चुनाव लड़ सकता है क्या? जिस तरीके की अब राजनीतिक पैटर्न, और बुंदेलखंड में क्या पूरे प्रदेश और देश में सब जगह यही पैटर्न है, तो उसमें उनको लाना पड़ेगा। लेकिन कई बार जब एंटी इनकम्बेंसी पनपती है, तब छोटा आदमी बड़ी टक्कर देता है। तो कई चुनाव ऐसे भी हुए हैं जहां एक बार किन्नर ने सागर में महापौर का चुनाव, एक नेता का नाम यदि हम नहीं लेंगे तो चर्चा अधूरी रहेगी। बेशक वो महाकौशल के हैं, लेकिन चुनाव चूंकि वो दमोह से जीते हैं, सांसद है दमोह से, प्रहलाद पटेल, उनके बारे में वो कहाँ खड़े हैं और उनकी क्या भूमिका इस बार बुंदेलखंड में दिख रहे हैं? देखिए, बुंदेलखंड में प्रहलाद पटेल 2 बार से दमोह लोकसभा चुनाव से जीत रहे हैं, और जिस तरह से पिछड़ा वर्ग का उन्होंने वहाँ पर प्रतिनिधित्व किया, लोधी बाहुल्य सीटें हैं, और मुझे लगता है उन्हीं के कारण 2 विधायक उनके प्रयासों से वापस भाजपा में आए। तो उनका एक अहम रोल रहेगा टिकट वितरण में भी और चुनावी अभियान में भी। पिछली बार उनके जो संबंध कुछ नेताओं से खराब हो गए थे, अब वो भी धीरे धीरे सुधर जैसे रहे हैं। गोपाल भार्गव से संबंध खराब थे, अब शायद उन्होंने सुधारे हैं। अब धीरे धीरे सब संबंध भी ठीक हो रहे हैं। उन्होंने अपनी कार्यशैली लेकिन कुछ महीनों से दुबे बदली। जी, बुंदेलखंड का एक बहुत सशक्त नेता, भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना मजा हुआ नेता गोपाल भार्गव भी कहीं ना कहीं संगठन से नाराज है। इसका भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान होगा? देखिए, गोपाल भार्गव की अपनी राजनीति की कार्यशैली है, वो हमेशा जनता से जुड़े रहने वाले और पार्टी के लिए जो भी बन पड़ता है वो करते हैं। लेकिन चूंकि अब जैसे आप आज कोई स्टूडियो खड़ा कर रहे हैं, तो उसमें जब गिरावट आएगी, कमी आएगी, तो आपको कष्ट होगा। गोपाल भार्गव, जयंत मलैया वो लोग हैं जो पार्टी को, जब 2 सांसद हुआ करते थे, जिन्होंने बुंदेलखंड में अथक प्रयासों से पार्टी को जड़ें गहरी खड़ा किया। तो अब जब उसमें कभी दरार आती है, कहीं नुकसान होता है, तो उनको थोड़ा स्वाभाविक से कष्ट होता है कि कैसे कैसे हम खड़े कर पाए पार्टी को। और अब कैसे अंतिम सवाल, बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी 14 से आगे बढ़ेगी या पीछे जाएगी? बिल्कुल सीधा सीधा जवाब, बगैर किसी घुमाव के मैं आपसे जवाब चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में, आज यदि चुनाव होते हैं, तो बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी 14 से आगे या पीछे? वैसे सही उत्तर तो यही है कि जो टिकट वितरण में बेहतर कर देगा वो ज्यादा सीटें ले जाएगा। कोई कमजोर भी नहीं है, जैसा अभी कह रहे हैं कि ग्वालियर में कमजोर हो गई है, ग्वालियर चंबल संभाग में कमजोर हुई है, महाकौशल में कमजोर है। आप मानते हैं कि बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी अच्छी फाइट में है? बुंदेलखंड में आप देख रहे हैं 3 मंत्री एक जिले से हैं, और बुंदेलखंड तीनों लड़ रहे हैं। तीनों, मैंने जो तासीर बताई आपको, तीनों लड़ भी रहे हैं आपस में। तीनों लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत बने हुए हैं, और वो उन लोगों को भी जोड़े हुए हैं जो जिता हुए। मैं फिर कह रहा हूँ, बुंदेलखंड की तासीर अलग है। टिकट वितरण पे आप देखो, किन्नर को वो जिता देते, भाजपा कांग्रेस दोनों को जमानत बचाने की मुश्किल पड़ जाती है। टिकट वितरण बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक रहेगा, और अभी दोनों के लिए समान अवसर है, जो बेहतर टिकट वितरण कर लेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, बुंदेलखंड की एक एक सीट के बारे में जानकारी, बुंदेलखंड की पूरी तासीर को समझने वाले, और उनका साफ कहना है कि जो पार्टी भ्रम में रहेगी वो नुकसान करेगी। दोनों ही बड़ी टक्कर में है, जो अच्छे टिकट बांटेगा वो फायदे में रहेगा। बिल्कुल साफ कहना है दुबे जी का कि ये सब टिकट पर निर्भर करेगा कि चुनाव किस करवट बैठेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।